हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज मैं आपके सामने जो प्रश्न श्रृंखला लेकर के आई हूँ वो है क्रियात्मक अनुसंधान। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसकी पूरी डिटेल मैंने उसमें आपको दी थी। और आज यहाँ उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है और इसमें से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं, पूरे 20 क्वेश्चन मैं इसके अंदर लेकर के आई हूँ और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन जो है वो जरूर आएंगे, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो जैसे मैंने यहाँ ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन की हुई है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन है, और जहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है वो इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप स्वतः ही पहचान लेंगे कि जहाँ हाईलाइट किया हुआ है वो आंसर है और जहाँ मैंने ये अंडरलाइन की हुई है ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है कि क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधनों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया हमारा ए। दूसरा आता है क्रियात्मक अनुसंधान में, इसका आंसर जो आता है वो भी ऑप्शन ए है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। ठीक है, अगला आता है प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो इसका जो आंसर आता है ऑप्शन बी, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये आपको बताए जा रहे हैं और आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को आपने जिन्होंने अभी इसको देखा है या पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उनकी जो भी कोई डिमांड हो अगर आपके टॉपिक से संबंधित तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और पहली बार चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि यहाँ आपको हर क्वेश्चन का या हर प्रश्न का या आपके जो भी समस्या है टॉपिक से संबंधित उसका समाधान दिया जा सके और उसका समाधान आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। तो चलिए वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। यहाँ पर आपको बता दें कि क्रियात्मक अनुसंधान हमारा यहाँ पर शिक्षा से संबंधित ही होता है। शिक्षा के जो भी समस्याएं होती हैं विद्यालय के अंतर्गत, शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत, उन सभी समस्याओं का निदान के रूप में क्रियात्मक अनुसंधान को रखा गया है। तो यहाँ पर हम कहें कि अन्य किसी और डिपार्टमेंट में इसका समाधान हो या ये एक ऐसी विधि है इसको हम प्रचलित कर सकते हैं, तो वहाँ वो चीज़ नहीं होती है। ये केवल विद्यालय के अंदर और विद्यालय की जो समस्याएं होती हैं वो शिक्षक के बीच, शिक्षक विद्यार्थी के बीच या विद्यालय से संबंधित जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए ही यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान प्रणाली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य आपने देख लिया कि विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अगला क्वेश्चन है 6, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जहां पर आपका क्वेश्चन ये आ जाता है नहीं के रूप में, वहां पर आपको एक बार अच्छे से विचार विमर्श करके तब आपको आंसर पर टिक लगाना चाहिए। तो इसका जो आंसर आता है यहाँ पर, आप पहले मैं यहाँ सारे आपको पढ़ करके दिखा देती हूँ कि जैसे पहला आता है कि यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो अगला आता है यह किसी विशिष्ट समाधान के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। हम डी को देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, तो ये भी सही है। अब जो इसमें आंसर दे रखा है हम उसको भी पढ़ करके देखते हैं कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, तो ये चीज सही नहीं है यहाँ पर। तो व्यापक स्तर पर तो हो ही नहीं सकता, ये केवल विद्यालय से संबंधित है जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें
किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? तो इसका जो आंसर आता है वो होता है मानसिक वृत्ति, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मानसिक रूप से जब तक विचार विमर्श करता है और उससे अगर सही रूप से मानसिक रूप से नहीं वो स्वस्थ होगा, वो सही रूप से सोच विचार नहीं कर सकता, तो वहां पर उसका कोई भी कार्य सही नहीं हो सकता, तो वो एक बाधक कार्य के रूप में होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा मानसिक वृद्धि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अनुसंधान विधि की सीमाएं हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन ए और इसको बी को हम पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें जो आंसर दे रखा है वो है सी, यानी ए और बी। तो विद्यालय में साधनों की कमी, ये इसकी सीमाओं के अंतर्गत आता है, विद्यालय में साधनों की कमी। और दूसरा बी है अधिक समय लगना, तो ये दोनों ही इसके अंदर आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है? सीधी सी बात है, हम किस चीज पर यहाँ पर आज आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, या हम कौन सी ऐसी प्रश्न श्रृंखला लेकर के आए हैं? तो यहाँ आपने अब तक ये देख भी लिया होगा, तो वो हमारा आता है क्रियात्मक अनुसंधान, क्योंकि इसी से विषय में आज हम यहाँ पर अवगत करा रहे हैं। तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है ऑप्शन बी, क्रियात्मक अनुसंधान। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन ए पहला कि समाज की बुराइयां, बी है नगर या गांव की गंदगी। तो इनमें से तो कोई मतलब है ही नहीं है, क्योंकि ये समाज से भी संबंधित नहीं होता है, नगर या गांव से भी संबंधित नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सभी तो नहीं आ सकते हैं। तो हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, छात्रों में धूम्रपान की लत। ये छात्रों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित बात हो गई हमारी। तो यहाँ पर कौन सी समस्या का हल किया जा सकता है? यहाँ पर इसके अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत छात्रों में धूम्रपान की लत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है। अब यहाँ पर अभी जैसे आपको बताया था, मोहल्ले तक बिल्कुल नहीं, गांव तक वो भी नहीं, कक्षा तक तो वो भी नहीं, क्योंकि कक्षा तक ही नहीं, ये संपूर्ण विद्यालय का होता है। तो आंसर हमारा आएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी विद्यालय तक। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्रियात्मक शोध समस्या के समाधान के संदर्भ में गोष्ठियों एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक सार्थक प्रयास, जिसका कोई अर्थ हो और एक उचित रूप से हो। तो उसका आंसर आएगा एक सार्थक प्रयास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा और अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आता है ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन एम कोरे। ठीक है, अब यहाँ पर अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्रियात्मक अनुसंधान में शोध किया जाता है। तो इसका आंसर आता है विद्यालय से संबंधित कर्मचारियों द्वारा। ठीक है, छात्रों द्वारा हम कह सकते हैं, तो अकेला वो भी नहीं कर सकता, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट यहाँ पर अकेला नहीं कर सकता। वैज्ञानिक द्वारा जो होता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये विद्यालय का है, कोई हम विशेष रूप से समाज से संबंधित नहीं कर रहे हैं, और ये सभी भी इसमें नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा विद्यालयों से संबंधित कर्मचारियों द्वारा। उसमें शिक्षक भी हो सकते हैं, कोई कर्मचारी भी हो सकता है, प्रबंधक भी हो सकता है, और छात्र भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा विद्यालयों से संबंधित कर्मचारियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एनसीईआरटी द्वारा भारत में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रथम पुस्तक, ठीक है, रिसर्च इन एजुकेशन की रचना कब की गई? तो यहाँ पर ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ढंग से देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आता है वो हमारा आता है 1962। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, क्रियात्मक अनुसंधान में अंतिम पद कौन सा है? हर चीज का अंतिम पद होता है, तो वहां पर क्रियात्मक अनुसंधान में अंतिम पद कहलाता है। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये आता है हमारा ऑप्शन डी आंसर के रूप में, निष्कर्षों की जांच। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में असत्य कथन है। अब यहाँ पर हमें फिर वही देखना है, नहीं है या असत्य है। इस तरीके से अगर हमारा क्वेश्चन के अंदर ये शब्द आ जाता है तो वहां पर हमें उसको अच्छे से भली भांति सोच समझ करके ही तब आंसर देना चाहिए। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारा सी। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रथम प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया था।
ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका एक विशेष योगदान रहा था। ठीक है, अब आता है हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन 18, क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। फिर यहाँ पर नहीं के रूप में आ गया, तो ये होगा हमारा प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के परस्पर झगड़े। अब हम यहाँ पर एक बार सारे इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ABC। पहला आता है बच्चों का परस्पर झगड़ना, तो इसके संबंध में भी यहाँ पर ये शामिल होता है। फिर आता है शैक्षिक सामग्री एवं उपकरणों की समस्या, तो ये भी इसमें शामिल है। तीसरा आता है प्रधानाध्यापक एवं अन्य शिक्षकों के पारस्परिक सहयोग व संबंध, तो ये तीनों चीजें क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आती हैं, जिन पर की ये समस्याएं होती हैं तो उनका समाधान निकाला जाता है। ठीक है, अब नहीं आता तो वो चीज आता है यहाँ पर प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के परस्पर झगड़े। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा रिसर्च इन एजुकेशन ने। ठीक है, और अंतिम प्रश्न जो हमारा आता है वो आता है, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात किस देश में हुआ था। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आंसर है इसका वो है अमेरिका में। तो यहाँ पर हमने इस 20 क्वेश्चन को यहाँ पर देखा है, और ये 20 क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को अगर आप ढंग से देख लेंगे तो आपका एक जो क्वेश्चन अनुसंधान में से आएगा, क्रियात्मक अनुसंधान में से, तो यहाँ से निश्चित तौर से आपके पूरे सवाल जितने भी वहाँ आपके एग्जाम में आएंगे, टेट में या CTET में, वो आप कंप्लीट कर करके आएंगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार दोहराया जाता है और इन्हीं में से आता है। तो वही मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न श्रृंखला जो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है, मेरी वीडियो पसंद आई है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता है, जो CTET या TET कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, और साथ में जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हर नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता जाए। साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी प्रश्नों से संबंधित या किसी एक टॉपिक से संबंधित आपकी कोई भी डिमांड हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसका जो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित मैंने एक वीडियो अभी कुछ ही समय पहले डाली है, वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दूंगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।